हाय। इतने सब घटना देख के लगता है चाइना सिर्फ कागज पर ही सुपर पावर है, असल में नहीं। खैर वो बात छोड़िए। आजकल एक टॉपिक कॉमन है कि जैसे चाइना ताइवान पर अपना एग्रेशन दिखा रहा है, बहुत जल्द ही चाइना ताइवान को कब्जा कर लेगा। खैर इसके डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे चाइनीज सिविल वॉर के बाद जब ताइवान का गठन हुआ, तब माओ का चाइना इतने छोटे द्वीप पर हमला क्यों नहीं कर पाया जो आज चाइना की गले का कांटा बन के खड़ा है। 1949 में माओ जेडोंग पूरे मेनलैंड चाइना पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया, लेकिन फॉर्मोसा द्वीप और कुछ छोटे छोटे जगह पर तभी भी कुओमिंतांग पार्टी का कब्जा था। बाद में मेनलैंड चाइना पर कुओमिंतांग पार्टी के ऑफिसर्स, फॉलोअर्स, कुछ रिफ्यूजीज और उनके लिए लड़ रहे लगभग 20 लाख सेना एक साथ चियांग काई शेक के निर्देश पर मेनलैंड चाइना छोड़ के फॉर्मोसा द्वीप पर सेटल हो गया। इसके बाद फॉर्मोसा और कुछ छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर चियांग काई शेक ने यहाँ से ही रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान का शुरुआत किया। अब माओ इन आखिरी गले की कांटे को उखाड़ना चाहता था, यानी कि इसे अपने अंदर मिलाना चाहता था, लेकिन माओ के सामने बहुत तकलीफ था। जैसे भले ही चाइना के पास आर्मी नंबर बहुत ज्यादा हो, लेकिन उस समय चाइनीज एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट के नाम पे कुछ नहीं था। ऑपोजिट में ताइवान के पास अमेरिका से खरीदा गया तगड़ा एयरक्राफ्ट मौजूद था। दूसरा, कुओमिंतांग पार्टी मेनलैंड चाइना से भागते समय जितने भी नवल शिप्स था सब लेके चला गया। मतलब अब माओ के पास कोई बड़ी जहाज नहीं था। अब माओ ने 1950 में ताइवान के कब्जे में रहा दो छोटे छोटे द्वीप दचेन और यिजियांगशान पर कब्जा कर लिया, जिसे फर्स्ट ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस कहा जाता है, और किनमेन आइलैंड जो चाइनीज कोस्ट के बिल्कुल पास है उस पर भारी गोलाबारी करने लगा। अब पहली सक्सेस तो मिल गई। इसके बाद माओ ने बड़ी बड़ी बैटलशिप्स खरीदने के ऊपर जोर दिया ताकि आसानी से ताइवान को अपने साथ मिलाया जाए। लेकिन एक बात से माओ को पीछे हटना पड़ा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस समय कोरियन वॉर चल रहा था, जहां चाइना और अमेरिका एक दूसरे से लड़ रहा था, जिसके कारण चाइना का अब पूरी ध्यान कोरिया पर था। कोरियन वॉर खत्म होने के बाद माओ लगातार किनमेन आइलैंड पर शेलिंग कर रहा था। इसके जवाब में अमेरिका 1954 में सीनो अमेरिकन डिफेंस ट्रीटी साइन किया, जिसके तहत अगर ताइवान पर चाइना हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की मदद के लिए अपना आर्मी भेजेगा। चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए स्ट्रेट ऑफ ताइवान पर अमेरिका अपना नावल शिप्स डिप्लॉय कर दिया और चाइना को परमाणु हमले का धमकी भी दिया। अब माओ को थोड़ा डर लगा, इसीलिए अमेरिका से टक्कर लेने के लिए अपने देश के अंदर न्यूक्लियर वेपन बनाना चालू कर दिया। अब न्यूक्लियर वेपन बनाना खत्म ही नहीं हुआ कि माओ ने वापस किनमेन आइलैंड पर बॉम्बिंग चालू कर दिया, और इस बार एयरक्राफ्ट से हमला किया गया, जिसमें 100 से भी अधिक लोग मारे गए, जिसे सेकेंड ताइवान स्टेट क्राइसिस कहा जाता है। चाइना की इस हरकत को बंद करने के लिए उस समय अमेरिका का मौजूदा प्रेसिडेंट आइजनहावर ने ताइवान पर रीएनफोर्समेंट भेजा और चाइना को खुला धमकी दिया कि अगर ऐसा दोबारा होता है तो हम सीधा मेनलैंड पर हमला करेंगे। अब माओ को पता चल गया कि अमेरिकन नेवी तो दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी है, इनसे टक्कर लेना मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के बाद वापस एक खतरा। इसलिए अब से माओ कभी भी इतना एग्रेशन नहीं दिखाया। बाद में 1976 में माओ की मौत हो गया। इसके बाद चाइना में जितने भी लीडर सत्ता में आया था वो माओ की तरह इतना एग्रेसिव लीडर नहीं था, इसलिए वो लोग इस मैटर पर एक पीसफुली समझौता चाहते थे। और इसीलिए भले ही ताइवान को चाइना अपना एक हिस्सा मानते हो, चाइना आज तक ताइवान को कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन 2013 में एक गेंडा चाइना की सत्ता में आया था जो खुद को माओ जेडोंग का समान मानते हैं, इसलिए वो माओ की अधूरी सपना पूरा करना चाहता है, जिसका नतीजा है ताइवान के ऊपर चाइनीज एयरफोर्स का एग्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। यह अब पूरी दुनिया घबरा गई है कि चाइना अब कभी भी ताइवान पर कब्जा कर सकता है। अब कब्जा कर पाएगा कि नहीं इस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर चाइना फुल फोर्स में ताइवान पर कब्जा करने जाता है और अगर अमेरिका और जापान ताइवान की मदद के लिए इसमें कूद जाता है तो भाई नमस्ते वर्ल्ड वॉर 3। तो ये थी आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।